तो सभी को नमस्कार एक बार फिर से। और आज जो ऑर्डर है ऑर्डर मोनोक्लियल्स जिसका नामकरण किया था सुस्टर साहब ने। क्लास मर्केंटाइडी है इसकी, और ये भी एक थलाइड लीवरवर्ट्स का ऑर्डर है मोनोक्लियल्स। जैसे कि हमने मेटजीरियल्स हम जानते हैं, मार्केंशियल्स के बारे में हमारी नॉलेज है, तो ये भी एक उसी तरह का थैलाइड ऑर्डर है जिसको मोनोक्लियल्स बोलते हैं। और ऑर्डर की विशेषता ये है कि इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वर्ल्ड वाइड वो काफ़ी बहुत कम है। अगर हम ये कहें कि दो तीन कंट्री ऐसी हैं जहाँ पर मोनोक्लिया मिलता है, तो ये कोई गलत नहीं होगा। इसका जो पहली डिस्कवरी थी वो न्यूजीलैंड से कभी हुई थी, और उसके बाद से ये प्लांट्स बहुत जगह देखा गया, ढूंढा गया, और बहुत लोगों ने इसमें कोशिश करी है, लेकिन ज़्यादा ये मिल नहीं पाया। और सिर्फ दो स्पीशीज़ ऐसी हैं जो जिसका कलेक्शन ब्रायोलॉजिस्ट ने किया है, और वही नोन है मोनोक्लिया में। तो एक मोनोटिपिक ऑर्डर है, और इसी तरह से इसमें सारी चीज़ें जो हैं वो सिंगल सिंगल ही चलती हैं। ऑर्डर सिंगल है, उसमें फैमिली सिंगल है, फैमिली के अंदर जीनस सिंगल है, और स्पीशीज़ दो हैं उसमें भी एक का स्टेटस थोड़ा डाउटफुल रहता है, तो उसको भी हम मान सकते हैं कि मोनोटिपिक स्पीशीज़ भी वो हो जाती है। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या इसमें है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो बहुत सी चीज़ें हमें बहुत इंटरेस्टिंग इसमें जानने को मिलेंगी, और जो इंटरेस्टिंग होता है वही सवाल हमारा बन जाता है। तो शुरू करते हैं। क्लासिफिकेशन: किंगडम प्लांटी, डिवीजन मार्केंटियोफाइटा, क्लास मर्केंटियोप्सिडा, ऑर्डर मार्केंशियल्स, फैमिली मोनोक्लिएसी, जीनस मोनोक्लिया। हुकर ने इसका नामकरण किया था। दो स्पीशीज़ है मोनोक्लिया फॉस्ट्रेरी और गॉस्चाई। दोनों ही फॉस्टर भी एक ये कहें कि यात्री थे, उनको घूमने का बहुत शौक था, और कैप्टन कुक का नाम आपने कहीं सुना होगा किताबों वगैरह में, तो उनके साथ में ये घूमा करते थे। और इन्होंने जो है वो प्लांट डिस्कवर किया था, तो स्पीशीज़ इन्हीं के नाम से चली गई। इसके बाद फिर गॉस्चे भी साइंटिस्ट थे, उनके नाम से एक स्पीशीज़ है गॉस्चियाई। इंडिया में इसका कोई भी रिप्रेजेंटेटिव फ़िलहाल आज तक कलेक्ट नहीं हुआ है। आगे का पता नहीं, हो सकता है कभी कोई प्लांट मिल जाए तो वो न्यू रिपोर्ट टू इंडिया, और हो सकता है कि न्यू रिपोर्ट टू एशिया भी माना जा सकता है उसे। सेलियंट फीचर इस ऑर्डर में अगर हम देखें कि क्या क्या इसके ऐसे फीचर्स हैं जो कि बहुत सिग्निफिकेंट हैं, तो एन ऑर्डर ऑफ लिवरवर्ट ऑफ द सब क्लास मर्केंटाइडी, शुरू में जैसा बताया था, कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल जीनस मोनोक्लिया। तो सिंगल जीनस जब होता है तो उसे मोनोटिपिक हम बोल देते हैं कि इस पर्टिकुलर ऑर्डर का एक ही जीनस है, मोनोटिपिक मोनोक्लिया। उसी के नाम से ऑर्डर बना हुआ, उसी के नाम से फैमिली बनी हुई है। द गेमिटोफाइट इज अमंग द लार्जेस्ट। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, अमंग द लार्जेस्ट ऑफ लिवरवर्ट। लिवरवर्ट में सबसे बड़ा जो गेमिटोफाइट थैलस मिलता है वो इन्हीं में मिलता है। इट्स थैलस कंसिस्ट ऑफ होमोजीनियस सेल्स एक्सेप्ट फॉर स्कैटर्ड ऑयल सेल्स। अब इसमें सारे सेल्स जो हैं वो एक से होते हैं। तो थैलस आप देखेंगे तो उसमें सेल में डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पाएंगे, सिवाय किसके कि जो ऑयल सेल्स होती हैं, जो ऑयल बॉडीज़ होती हैं, या वो सेल जिनके अंदर ऑयल बॉडीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, वो थोड़ा आपको डिमार्केशन दे देती हैं बाकी सेल से। अदरवाइज सारी सेल्स होमोजीनियस होती हैं। राइजॉइड्स आर स्मूथ, स्मूथ हैं, बोथ थिक वॉल्ड एंड थिन वॉल, दोनों तरह के होते हैं, और ट्राईमॉर्फिक होते हैं। अब ये ट्राईमॉर्फिक करेक्टर ऐसा है जो कि इसको मार्केंशियल्स के आसपास ले जाता है, क्योंकि मार्केंशियल्स में भी ट्राईमॉर्फिक होते हैं। एक होते हैं जिनको हम कहते हैं सिंपल, जो इस तरह से बन गए, और एक हो गए जिनमें ट्यूबरकल्स बन जाते हैं छोटे छोटे, ये इस तरह के ट्यूबरकल्स बन गए, और फिर इस तरह से ट्यूबरकल्स बन गए, और ये राइजॉइड हो गया। और एक होते हैं जो कि साइनोवेट होते हैं, ये थोड़ा सा इसमें साइनस सा बन जाता है। तो ये तीनों फॉर्म यहाँ मिलते हैं, ये हो गए सिंपल हो गए, ये ट्यूबरकुलेट हो गए, और ये साइनोवेस हो गए। तो तीनों यहाँ पर मिलते हैं ट्राइमॉर्फिक। द सेक्स ऑर्गन्स आर ग्रुप्ड बट नॉट एलिवेटेड। तो ग्रुप में तो मिलते हैं, क्लस्टर में मिल जाते हैं, लेकिन उनमें एलिवेशन नहीं होता। एलिवेशन का मतलब कि उसमें स्टॉक जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं होता, इस वजह से वो एलिवेट थैलस के ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते, या हम कहें कि एकदम ही नहीं कर पाते। द एंथ्रीडी आर संकन। अब इसी वजह से जो एंथ्रीडी है उनकी पोजीशन क्या है, वो धसे हुए होते हैं थैलस में, संकन इन कैविटीज एंड ग्रुप्ड इनटू रिसेप्टिकल। अब जो ये कैविटीज बनती हैं जिसके अंदर ये धसे हुए होते हैं, उनको हम नाम दे देते हैं रिसेप्टिकल, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पर एंथ्रीडिया डेवलप करेगी। तो वो जो भी जगह होती है, मेल रिसेप्टिकल, फीमेल रिसेप्टिकल, इस तरह से नामकरण किया जाता है। तो रिसेप्टिकल वो पार्ट हो गया जहाँ पर सेक्सुअल ऑर्गन्स डेवलप करते हैं।
द आर्चिगोनिया आर इनक्लोज्ड इन ग्रुप्स बाय इन्वॉल्यूकर। आर्चिगोनिया भी जो है वो इनक्लोज हो जाती है, और आर्चिगोनिया में जो इनक्लोज होता है तो उसको हम इन्वॉल्यूकर कहते हैं। इसमें ये हमने एंथोसोरॉस में कभी ना कभी पढ़ा होगा, इन्वॉल्यूकर होते हैं। तो इस तरह की संरचना हो गई, एक कवरिंग हो गई यहाँ पर, और ये एक थैलेनुमा रचना बन जाती है, और इसके अंदर जो है वो ये कहें कि आर्चिगोनिया फीमेल पार्ट डेवलप करता है। तो ये इन्वॉल्यूकर हो गया, और ये हो गया इसमें आर्चिगोनियम। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, द वेरी लॉन्ग मैसिव सीटा कंसिडरेबली एलिवेट्स द कैप्सूल। जैसे कि हमने पहले भी एक जगह पढ़ा था, तो ये आप अभी बताएंगे लेक्चर के बाद कि कहाँ पे पढ़ा था, जहाँ पर सीटा जो है वो बाद में मैसिव होकर एलिवेट कर देता है कैप्सूल को। बनते तो मतलब ये आर्चिगोनियम तो धसे हुए होते हैं या एलिवेशन नहीं होता, लेकिन जब कैप्सूल बनता है तो एलिवेट हो जाते हैं। तो एलिवेट कर देता है, जैसे सीटा मैसिव सीटा बनता है वो एलिवेट कर देता है कैप्सूल को। और जब डेहिसेंस कैप्सूल का होता है तो वो बहुत करेक्टरिस्टिक स्पून लाइक स्लिट्स में होता है। तो कैप्सूल जो डहिस हो जाता है तो उसमें ऐसी रचना बनती है, तो ये चम्मच की तरह होती है, इसी को कहते हैं स्पून लाइक स्लिट्स। तो ये दो, एक हिस्सा ऐसे हो गया तो ये एक स्पून हो गया, एक हिस्सा दूसरा इसका हो जाएगा तो वो स्पून हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इसका करेक्टरिस्टिक फीचर्स में, इसको आपको याद रखना है। द लोबिंग ऑफ स्पोर मदर सेल्स इज यूनिक इन द सब क्लास मर्केंटाइडी। अब लोबिंग जो होती है स्पोर मदर सेल में लोब्ड बनती हैं, तो ये तो पूरे जो सब क्लास मर्केंटाइडी है उसी में ही कॉमन फीचर है, तो वैसे यहाँ पर भी होता है। बात करेंगे फैमिली मोनोक्लियसी की। अब जैसे कि ऑर्डर इंटरेस्टिंग है क्योंकि मोनोटिपिक इसमें ऑर्डर होता है। मोनोटिपिक का मतलब कि सिर्फ और सिर्फ सिंगल एक फैमिली है, मोनोक्लियसी, और उसमें भी सिंगल जीनस है मोनोक्लिया, और उसकी दो स्पीशीज़ हैं, मोनोक्लिया गॉस्चाई और मोनोक्लिया फॉर्स्टेरी। द फैमिली इज़ मेनली करेक्टराइज बाई एक्सट्रीमली लार्ज, तो ये तो पता ही है कि बहुत बड़े बड़े जो सबसे लिवर वर्ल्ड में सबसे बड़े थैलस हैं वो मोनोक्लिया के होते हैं। प्योर ग्रीन, एकदम बेहतरीन ग्रीन होते हैं। ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसल्यूसेंट से दिखते हैं। थैलॉइड जो थैलस है वो ट्रांसल्यूसेंट दिखता है, एकदम चमकीला टाइप का दिखता है। विच शोज़ मैनी फीचर्स कॉमन टू ऑर्डर मेडजीरियल, और इसके बहुत से फीचर जो है मेडजीरियल्स की तरह मिलते जुलते होते हैं। इंटरनली द थैलस इज़ वेरी सिंपल एंड अनडिफ्रेंशिएटेड। तो यही करेक्टर हो गया जो मेडजीरियल्स की तरह है कि थैलस में कोई डिफ्रेंशिएशन इंटरनल नहीं होता। तो बिल्कुल वैसे ही है कि इसमें कोई भी एसिमिलेटरी और स्टोरेज जोन टाइप की चीज़ हमें नहीं मिलती है। तो ये मेडजीरियल्स की तरह एक करेक्टर हो गया। द राइजोइड्स आर सिंपल स्मूथ वॉल्ड, द सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट ऑन डॉर्सल सरफेस ऑफ द थैलस। तो ये करेक्टर है, चाहे मर्केंशियल्स में लें या मेडजीरियल्स में, ये कॉमन करेक्टर है क्योंकि क्लास मर्केंटाइडी तीनों का वही आ जाता है, सब क्लास मर्केंटाइडी सॉरी। एंड 3D आर एम्बेडेड इन द थैलस टिश्यू। अब जैसे आर्चिगोनिया थे वैसे ये भी एम्बेडेड हैं, तो वो इस रेसेप्टिकल में एम्बेडेड होते हैं। आर्चिगोनियम जो है वो फ्लैप लाइक इन्वॉल्यूकर इसमें मिलता है, जो पीछे बात हुई थी, और वैसी कंडीशन होती है कि एक फ्लैप इसको ढका रहता है इन्वॉल्यूकर को। और जो कंडीशन होती है डेवलपमेंट की आर्चिगोनिया की वो है एनेक्रोगाइनस। एनेक्रोगाइनस का मतलब है कि जो इसका टिप है, जो प्लांट जो थैलस का ग्रोइंग पॉइंट है वहाँ पर ना होके लेटरल साइड में डेवलपमेंट होता है, तो उसको कहेंगे एनेक्रोगाइनस। द स्पोरोफाइट हैज़ वेल डिफाइंड फुट, फुट होता है इसमें इलोंगेटेड सीटा जो कि मैसिव भी होता है। सिलिंड्रिकल और इलोंगेटेड कैप्सूल, कैप्सूल में दो स्पीशीज़ हैं, तो एक में थोड़ा सिलिंड्रिकल मिलता है और एक में इलोंगेटेड मिलता है। गॉस्टियाई में थोड़ा सा इलोंगेटेड है और जो फ्रॉस्ट्राई है उसमें सिलिंड्रिकल है। द कैप्सूल डहिसेस थ्रू सिंगल लेटरल स्लिट, सिंगल लेटरल स्लिट से डहिस होता है, और जब डहिस हो जाता है तो इस तरह से स्पून लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मिलता है कि इसमें स्पून लाइक स्ट्रक्चर बनता है आफ्टर डेहिसेंस कैप्सूल। जो कैप्सूल में उसमें वैसे तो चार चार वेल्व दिख जाते हैं, लेकिन यहाँ पे चार वेल्व ना दिखकर दो हिस्से बनते हैं और दोनों हिस्से वो स्पून की तरह बन जाते हैं, तो उसको कहते हैं स्पून लाइक। इसमें डेहिसेंस होता है सिंगल स्लिट की मदद से। फाइलोजेनी, रिगार्डिंग द फाइलोजेनेटिक पोजीशन ऑफ द ग्रुप देयर वाज अ कंट्रोवर्सी अमंग द वर्कर्स। अब ये एक बड़ा अच्छा सा काम होता है कि जो भी लोग होते हैं, चाहे नेता हो, चाहे साइंटिस्ट हो, और चाहे कोई हो, टीचर हो या स्टूडेंट्स हो, सब में आपस में लड़ाई ज़रूर रहती है। तो वो लड़ाई यहाँ पर भी है। हालांकि इन लड़ाई का रिजल्ट होता है उसमें कुछ ना कुछ प्रोग्रेस होती है, बाकी लड़ाइयों में हो सकता है नुकसान भी हो।
तो इवांस ने 1939 में इसको मैटेरियल्स के साथ रखा था। स्मिथ ने क्या किया, स्मिथ इनसे बिल्कुल खफा हो गए कि नहीं भाई ये तो गलत हो गया। उन्होंने 1938 में इसे रखा था मार्केंशियल्स में। तो इवांस ने स्मिथ की बात को नहीं माना, इसको मैटेरियल्स में ले गए। और कारण क्या होगा, क्योंकि थैलस सिंपल था, तो इसलिए इनका ये बात यहाँ पर सही थी। द ग्रुप इज़ यूनिक इन हैविंग कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टर विच रिजेंबल विद डिफरेंट ऑर्डर्स इन वन और अदर करेक्टर लाइक वन सेल थिक कैप्सूल वॉल। ये मार्केंशियल्स की तरह हो गया। एक्रोगाइनस पोजीशन और सीटा जो है वो इलोंगेटेड हो रहा है, ये मेटेरियल्स की तरह हो गया। और लॉन्ग नेक्ड आर्चिगोनियम बन रहा है, इसको कैलोब्राइल्स की तरह हो गया। तो तीन ऑर्डर के जो करेक्टर हैं वो इस पर्टिकुलर एक ऑर्डर में हमें मिल जाते हैं, तीन तरह के करेक्टर। तो अब इस तरह का कभी ऑर्डर होता है तो उसमें कंट्रोवर्सी होना एक लाजमी सी चीज़ है। और वैसे ही हुआ कि इवांस और स्मिथ के जो अपने व्यूज़ थे वो अलग अलग थे। एक ने मार्केंशियल्स के ज़्यादा करीब समझा, एक ने इसको मटेरियल से ज़्यादा करीब समझा, और उसी तरह से इसको प्लेस कर दिया। फिर सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि जब ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो तो आप कहे चलो ये ना इनकी बात मानी जाए ना हम इनकी बात मानते हैं, हम एक नया ऑर्डर दे देते हैं और उसका नाम रख देते हैं मोनोक्लियल। सो वो काम किया। ये बहुत ही एक अच्छे यूएसए के साइंटिस्ट हैं, ब्रायोलॉजिस्ट सूस्टर। इन्होंने कई बार जो है ये प्लेसमेंट इधर उधर किया है फाइलोजेनी के आधार पर। तो 1953, 63 और 66 तीन बार इन्होंने इनकी बातों को दोबारा दोबारा देखा। और फिर इसकी सिस्टमिक पोजीशन जो थी वो इनके हिसाब से इन्होंने क्या किया कि अब ना इधर की रखते ना उधर की रखते, ना मार्केंशियल्स ना मेटजीरियल्स ना कैलोब्राइल्स, बल्कि इसका एक नया ऑर्डर दे देते मोनोक्लियल्स। सब क्लास वही रखा। तो झगड़ा ख़त्म हो गया कि करेक्टर सेम है तो क्लास सब क्लास वही हो गया, लेकिन एक ऑर्डर नया दे दिया। अब इस ऑर्डर में प्लांट हमें फैमिली एक ही मिली, क्योंकि प्लांट एक ही मिला। तो उसमें सबका सब जितना भी था वो सब मोनोटिपिक होता चला गया और एक नया ऑर्डर जो है हमें पढ़ने के लिए मिल गया। फैमिली मोनोक्लियसी, तो इसमें अभी जैसे पहले बात हुई थी कि मोनोक्लिया है और इसमें दो स्पीशीज़ है, मोनोक्लिया फॉस्टेरी एंड मोनोक्लिया गॉसियाई। और ये जो ढूंढी गई थी ये कहाँ से मिली थी, न्यूजीलैंड से, साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका और कैरेबियन आइलैंड से। जो वेस्ट इंडीज़ जिसको हम लोग जानते हैं वो भी अमेरिका के पास में छोटे छोटे द्वीप हैं 7-8, उनको मिला के कैरेबियन आइलैंड्स बन जाते हैं। तो वहाँ पर ही इनका डिस्ट्रीब्यूशन है। तो जो फर्स्ट ट्रेरी थी वो न्यूजीलैंड से डिस्कवर हुई थी और गॉसियाई जो है वो साउथ सेंट्रल अमेरिका से डिस्कवर हुई। और इसके अलावा फिर आपको दुनिया में और किसी कंट्री से फ़िलहाल अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं है कि उन्हें मोनोक्लिया की कोई नई स्पीशीज़ या मोनोक्लिया की जो पहले से ये दो मौजूद हैं इनके जैसी कोई स्पीशीज़ उन्हें मिली है। तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अपने आप में बड़ा यूनिक है। एक बिल्कुल आप ग्लोब अगर देखें तो एक बिल्कुल एक कोना यहाँ पर आ रहा है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वाला, जहाँ न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया मान लें तो ये न्यूजीलैंड हो गया। और ये एक एरिया यहाँ पर आ रहा है जो कि अमेरिका वाला एरिया है। तो आप सोचें कि इतना कुछ क्रॉस करने के बाद फिर ये मिल रहा है। तो दुनिया गोल है, तो अगर ये हम इसको मिला दें तो जब भी ये टूटी थी सारी ज़मीन आपस में, तो हो सकता है कि न्यूजीलैंड वाला पोर्शन इससे अलग हुआ हो और वो यहाँ पर सिचुएटेड है ग्लोब पे, लेकिन गोल दुनिया गोल है तो ये मिल जाएगा वापस जाके इसी से। तो हम ये मान सकते हैं कि इस तरह से ये डिसजंक्ट डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है। तो हम बहुत इकोलॉजी में पढ़ते हैं डिसजंक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, उसका एक अच्छा एग्जाम्पल है मोनोक्लिया। बात करें हैबिट और हैबिटेट की, तो आप देख रहे हैं कि बहुत ग्लॉसी टाइप के थैलस होते हैं, ट्रांसल्यूसेंट चमकीले से दिख रहे हैं एकदम फिसलन वाले। और ये सब आपको ये मिक्स पॉपुलेशन में ग्रो कर लेते हैं, इनके साथ में ये सारे मॉसेस लगे हुए हैं और ये बड़े आराम से इसके साथ में ग्रो करते रहते हैं। तो थैलस जो है वो बड़े अच्छे और बड़े बड़े दूर से नज़र आ जाते हैं। और यहाँ पर जो कलर है वो बहुत सिग्निफिकेंट होता है। एक तो बहुत अच्छा डार्क ग्रीन टाइप का कलर है और साथ साथ जो इसमें ग्लेज एक आती है वो इसको आइडेंटिफाई करने में मदद करती है। हालांकि लोग इसको ढूंढ नहीं पाए क्योंकि ये ग्लेज दो ही तीन जगह आई, एक यूएसए में आई और कैरेबियन आइलैंड्स में आई और एक न्यूजीलैंड में आई। बाकी लोग इसे अभी तक ढूंढ ही रहे हैं। स्पीशीज जो सबसे पहले डिस्कवर हुई मोनोक्लिया फ्रॉस्टेरा, इसके बारे में बात करते हैं। तो दिस स्पीशीज डिस्ट्रीब्यूटेड इन न्यूजीलैंड और फिर बाद में सेंट्रल साउथ अमेरिका से भी मिल गई। जमैका वही है कि जो कैरेबियन आइलैंड का एक आइलैंड है। और चिली से भी मिली हुई है। ये चिली वाली रिपोर्ट ये बहुत रीसेंट रिपोर्ट है। बहुत से बायोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि ये गलत आइडेंटिफिकेशन है, इसलिए जो मेजर डिस्ट्रीब्यूशन आप कहीं पढ़ेंगे तो उसमें चिली को जो है आप कम पाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा डाउटफुल स्टेटस है। इन्होंने गौशियाई को रिपोर्ट किया था और लोगों को लगा कि गौशियाई जो बताई है वही फ्रॉस्ट्राई, एक तो करेक्टर फ्रॉस्ट्राई जैसे ही थे
और दूसरा, इनकी बात को इतना जो साइंटिस्ट थे वो माना नहीं गया, तो अभी भी डाउटफुल स्टेटस ये चिली का पड़ा हुआ है। फिलहाल जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से आप मान सकते हैं कि जो नया एडिशन एक हुआ है वो चिली है। तो चिली कहाँ पर है? ये साउथ अमेरिकन कंट्री में आता है, तो ये भी जो जोन है वो अमेरिका ही वाला हो गया। Monoclea was earlier considered to represent the largest thyroid liver bud, measuring about 20 centimeter in length और 4 to 6 centimeter in width। तो ये बहुत वक्त तक यही माना गया कि यही लार्जेस्ट है। जिसने ढूंढा उसने कहा इससे बड़ा कोई मिलता ही नहीं है। फिर क्या हुआ कि यहाँ तो जो प्लांट की दुनिया है यहाँ कुछ भी कभी भी स्थायी नहीं है और चेंजेस होते रहते हैं। फिर अचानक ये हुआ कि एक स्पीशीज़ मिली जो कि मार्केंशिया की थी, मार्केंशिया पलेशिया, और ये इससे भी लंबी मिल गई और इसमें 40 सेंटीमीटर तक की लेंथ मिल गई। और जब से ये मिली तो फिर जो इसका स्टेटस था ये ख़त्म हो गया और किसको चला गया? मार्केंशिया पलेशिया को ये स्टेटस मिल गया लार्जेस्ट होने का, 40 सेंटीमीटर। ये कितने सेंटीमीटर थी? ये 20 सेंटीमीटर थी। तो जब तक ये मार्केंशिया पलेशिया में इतने बड़े प्लांट नहीं मिले, मार्केंशिया पलेशिया प्लांट तो मिलते हैं लेकिन यूजुअल कंडीशन में वो 40 सेंटीमीटर तक जाते नहीं हैं। हमने भी खुद इसको कलेक्ट किया हुआ है मार्केंशिया पलेशिया को नीलगिरी हिल से, लेकिन ये इतने लंबे प्लांट हमें कहीं नहीं मिले। अब कभी किसी को मिल गए और फिर वो 40 सेंटीमीटर वाली जो बात थी वो यहाँ पर आ गई। हालांकि यूजुअल कंडीशन में जो हम कहें कि लार्जेस्ट जो थैलस बन रहे हैं वो किस में बन रहे हैं? मोनोक्लिया में। लेकिन जो रेयर कलेक्शन एक हुआ उसमें 40 सेंटीमीटर लंबा प्लांट मिल गया मार्केंशिया पलेशिया का, और फिर उसको लार्जेस्ट थैलॉइड लीवर वल्ट माना गया। यहाँ पर आप मान सकते हैं थैलॉइड लीवर वल्ट। तो इस तरह से ये चेंज हो गया। तो कुछ किताबें जो ये मार्केंशिया पलेशिया की डिस्कवरी से पहले की हैं वहाँ पर आपको यही मिलेगा, लार्जेस्ट मोनोक्लिया फ्रॉस्ट्राई। और जो किताबें या अभी जो लिटरेचर अभी उसके बाद का है, तो ये करीब 90s में जो है डिस्कवरी हुई मार्केंशिया पलेशिया के इतने लंबे प्लांट की, और तब से ये मार्केंशिया पलेशिया लार्जेस्ट थैलॉइड लीवर बल्ट हो गया। अब ये देखिए कॉलोनी ऑफ मोनोक्लिया, तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करना बड़ा आसान, बड़ा मुश्किल काम है। इतना आसान नहीं है। जैसा कि कहा था कि सेल सब एक सी होती हैं, और सिवाय जो सिवाय जो ऑयल सेल्स होती हैं उन्हीं में ही कुछ आपको फ़र्क नज़र आता है, बाकी सब सेल्स एक सी होती हैं। थैलस में कोई भी अलग अलग चीज़ें हमें दिखाई नहीं पड़ती हैं। लगता है कि जैसे जेली टाइप की पड़ी होती है, उस तरह से ही आपको दिख रहा है। तो ये थैलस देख लिए कितना ग्लॉसी हो रहा है, ये सारा का सारा ग्लॉसी है। और ट्रांसल्यूसेंट करेक्टर जो है ये अपने आप में अलग है, क्योंकि ऐसा जो प्लांट है वो और किसी ऑर्डर में हमें इतने ज़्यादा चमकीले टाइप के प्लांट और इतने अच्छे ग्रीन प्लांट नहीं मिल पाते हैं। तो ये अपने आप में इसकी खासियत है। गेमेटोफाइट मोनोक्लिया हैज़ अ लार्ज डॉर्सिवेंट्रल थैलस विदाउट अ डिस्टिंक्ट मिडरिप। तो ये एक करेक्टर है, ये नोट करना है कि मिडरिप नहीं, और प्लांट हमने पीछे देखा भी है कि वहाँ पर मिडरिप हमें दिख भी नहीं रही थी। ऑन वेंट्रल सरफेस नियर द ग्रोइंग पॉइंट वेयर अकर्स अ नंबर ऑफ क्लब शेप म्यूसिलेज पेपिली। पेपिली यहाँ पर मिल जाती है वेंट्रल सरफेस पे, जो ग्रोइंग पॉइंट होता है वहाँ पर। तो अगर हम वेंट्रल सरफेस इसकी बनाएं तो ग्रोइंग पॉइंट ये है, यहाँ पर ये पेपिली हमें दिख जाती हैं, छोटी छोटी पेपिली। दिस शो एफिनिटी विद द मेंबर्स ऑफ मेडजीरियल्स। मेडजीरियल्स में ऐसा ही होता है, तो एक करेक्टर ये इसका इसके साथ चला गया। देर आर नो वेंट्रल स्केल भी नहीं होती, ये भी करेक्टर मेडजीरियल्स का है। राइजोइड ट्राइमॉर्फिक होते हैं, और ये करेक्टर जो है मार्केंशियल्स का हो जाता है। इसमें सिंपल होते हैं, ट्यूबरकुलेट होते हैं, साइनवस होते हैं, जो मैंने बताए थे अभी पहले आपको। थैलस इज इंटरनली अनडिफ्रेंशिएटेड एक्सेप्ट द अपर एंड लोअर एपिडर्मिस। तो सिर्फ अपर लोअर एपिडर्मिस है और बीच में कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है, तो ये भी मेडजीरियल्स की तरह चला जाता है। इट इज़ मल्टी स्टेटोज इन मिडरिप रीजन। वैसे ही होता ही है जब भी कभी होगा। वेयर दे थिन आउट टुवर्ड्स द मार्जिन। तो यही बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने मेडजीरियल्स पढ़ा था, सारा करेक्टर ये वैसा ही है। द क्लोरोप्लास्ट आर कन्फाइंड टू द एपिडर्मल सेल्स एंड द सेल्स बिलो। क्लोरोप्लास्ट का जो लोकेशन है वो एपिडर्मल सेल्स में होती है, और उनके नीचे की थोड़ी बहुत जो सेल्स की लाइन है उसमें मिलेगी। बाकी बीच में जो सेल्स मिलती हैं वो सेल्स वैसे ही होती हैं जैसे बाकी हैं, लेकिन उनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। द अदर सेल्स ऑफ द थैलस में कंटेन, अब क्लोरोप्लास्ट नहीं होता तो क्या होता है? ऑयल बॉडीज होती हैं, और ये बिल्कुल मार्किन शेल्स की तरह आती हैं। तो यही चक्कर था, इवांस ने जो झगड़ा किया था कि भाई ये नहीं होना चाहिए वो होना चाहिए, तो फाइनली शुस्टर साहब ने उसको एक नया ऑर्डर दे दिया, मोनोक्लियल्स। तो यहाँ पर कुछ ऑर्डर मेडजीरियल्स के हो गए और कुछ ऑर्डर मार्केंशियल्स के हो गए। अब इसमें एक सवाल इंटरेस्टिंग बन सकता है कि आप डिफाइन करिए मोनोक्लियल्स ऑर्डर को, और उसमें ये बताइए कि आपके मुताबिक ये किस में जाना चाहिए। आप ये छोड़ दीजिए कि इसमें मोनोक्लियल्स ऑर्डर है, आपको प्लांट ऐसा ऐसा मिला, ये करेक्टर है, तो आप किस ऑर्डर में इसको ले जाएंगे? तो फिर अब जो आपका जो भी सोच है उसके हिसाब से आप बात करेंगे।
जैसे आप ये देखें कि हम जो दोनों की बात करें कि मार्केंशियल्स के कौन से करेक्टर हैं, मैटजीरियल्स के कौन से करेक्टर हैं, तो ज़्यादा करेक्टर तो मैटजीरियल्स के मिल रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मार्केंशियल्स के जो करेक्टर मिल रहे हैं वो भी ऐसे करेक्टर हैं जो परमानेंट वाले हैं, उसमें कोई आगे ऐसा भी नहीं होता है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से वो बन रहे हों। तो ये भी एक सबूत होता है कि भाई ये मार्केंशियल्स में जाना चाहिए। तो यही होता है कि जब भी हमें कुछ करना है, इस तरह का डिस्प्यूट ज़्यादा हो रहा हो, तो फिर हम क्या करते हैं, नया ऑर्डर बनाते हैं। तो वैसे सोस्टर ने किया, तो उसको आंसर देते हुए फिर आप जस्टिफाई करेंगे अपने शब्दों में कि क्यों सोस्टर को एक नया ऑर्डर मोनोक्लियल्स बनाने की ज़रूरत पड़ गई, और जबकि प्लांट में करेक्टर मैटजीरियल्स की तरह भी थे और मार्केंशियल्स की भी तरह भी थे। तो फिर हमें जो नया ऑर्डर है उसके जो स्पेसिफिक करेक्टर हैं उनको भी हमें बताना पड़ेगा। तो इस तरह से जो ट्रिकी सवाल है, हालांकि बहुत मुश्किल नहीं होंगे, लेकिन ये सबकी सोच अपनी अपनी होगी, जो जिस शिद्दत से पढ़ रहा होगा उस हिसाब से उसका आंसर होगा। गेमिटोफाइट को थोड़ा हाँ, मतलब एक तरह से इन लार्ज व्यू में ऑब्जर्व कर लें तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये ग्रोइंग पॉइंट हमें नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर हल्की हल्की सी जो है वो नॉचेस बनी हुई हैं, डाइकोटोमी टाइप की बन रही है। और बाकी थैलस आपको सब एक सा ही दिख रहा है, इसमें कोई जैसे कि मार्केंशियल्स में ये ऐसे सेल्स हमें पॉलीगोनल दिखते थे, ये नहीं दिखते। मैटजीरियल्स में क्या होता था कि एकदम आर पार भी दिख जाता था, यहाँ पर वैसा भी नहीं दिखता, क्योंकि जो ऊपरी परत है वो क्लोरोप्लास्ट बहुत ज़्यादा उसमें होते हैं, और उसके अंदर से झाँक कर वापस देखना नीचे की तरफ ये बड़ा मुश्किल होता है। मिडरिप के इम्प्रेशन से लगते हैं, लेकिन मिडरिप सिग्निफिकेंट नहीं होती है। और साथ ही साथ आप देखें कि ये दूसरे ब्रायोफाइट के साथ ग्रो करना है इसको पसंद है। जितनी भी आप पिक्चर्स देखते हैं उसमें बहुत कम ऐसा होता है कि ये अकेला मिल जाए, तो ये मॉसेस के साथ ग्रो कर रहा है। तो ये एक थोड़ा सा इस तरह के सामाजिक टाइप का जीनस हो गया। अब ये ऑयल सेल्स हैं जिनको मैग्नीफाई व्यू आप देख रहे हैं, तो जितने भी अंदर आप देख रहे हैं ये सब ऑयल बॉडी हैं जो कि शाइनी हो जाती हैं। और बाकी सेल्स आप देख ही रहे हैं कि सब एक सी ही सेल्स हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा फ़र्क आपको नज़र नहीं आ रहा है। ऑयल बॉडी करेक्टर किसका था? मार्केंशियल्स का था। मैटजीरियल्स में ऑयल बॉडी नहीं मिलती। Sexuality. Plants are dioecious with antheridia developing in acropetal succession within the well organized sessile. अब sessile ये बात हुई थी, एलिवेटेड नहीं होते तो sessile होते हैं। तो रिसेप्टिकल कैसे हैं? sessile हैं, डोर्सल सरफेस ऑफ थैलस पे पाए जाते हैं। देयर इज अ सिंगल एंथ्रीडियम विद अ सिंगल एंथ्रीडियल चैम्बर। द स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडिया आइडेंटिकल टू मार्केंशियल्स। तो ये भी करेक्टर जो है मार्केंशियल्स के पास जा रहा है। जब हम, जैसा मैंने आपको सवाल बताया था उसमें ये नोट करने वाला करेक्टर है। द आर्चिगोनियम अकर इन एक्रोगाइनस पोजीशन। आर्चिगोनियम एन एक्रोगाइनस कंडीशन होती है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। डॉर्सल सरफेस थैलस पे होती है, और कहाँ पर होती है? ग्रोइंग पॉइंट के पीछे ही होती है बिल्कुल। इनक्लोज्ड विद इन अ शीट लाइक ओवाइड इनवॉल्यूकर। अब ये ओवल टाइप के कवरिंग बनती है, उसको कहते हैं इनवॉल्यूकर। आर्चिगोनियर ऑल्सो एसोसिएटेड विद म्यूसिलेज हेयर। म्यूसिलेज हेयर इसमें पाए जाते हैं। द स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ आर्चिगोनियम सिमिलर टू मार्केंशियल्स। तो जो सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट है वो मार्केंशियल्स की तरह है, चाहे वो मेल का हो चाहे फीमेल का हो, तो दोनों जगह मार्केंशियल्स की तरह है। द आर्चिगोनिया हैज़ 6 rows ऑफ सेल्स, नेक सेल्स। द नेक ऑफ आर्चिगोनिया मोनोक्लिया इज अदरवाइज स्पेशलाइज इन कंसिडरेबली इलोंगेटेड एंड ट्विस्टेड मॉर्फोलॉजी। ये इसका अपना स्पेसिफिक करेक्टर आ गया कि लॉन्ग होती है, और इसमें जो मॉर्फोलॉजी अगर हम देखें तो ये ट्विस्टेड लगती है, एकदम स्ट्रेट नेक नहीं जाती है ऐसे, तो थोड़ा सा ये ट्विस्ट लेकर नेक चलती है। फर्टाइल थैलस देखें, ये देखिए आप, ये इन्वॉल्यूकर बन रहे हैं इसके ऊपर, जिसमें से अंदर फीमेल का डेवलपमेंट हो रहा है। तो जब इन्वॉल्यूकर बनते हैं तो थैलस में हमें ये थोड़ा सा एलिवेटेड पोर्शन, क्योंकि ये कवरिंग है, इसमें कोई स्टॉक ऊपर नहीं आया बल्कि एक कवरिंग है और उसने इसको ढक लिया है, तो ये इन्वॉल्यूकर आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। कहाँ पे बन रहे हैं? ये ग्रोइंग पॉइंट है, इसके बिल्कुल पीछे इन्वॉल्यूकर बनते हैं। डेवलपमेंट वैसा ही होता है जैसे किसी भी मार्केंशियल्स में हम देखते हैं। तो ये फीमेल थैलस है, जो कि फर्टाइल थैलस हम कह सकते हैं इसको। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मेल पार्ट है वो किस तरह डेवलप हो रहा है। मेल पार्ट आप देखिए कि ये थोड़ा सा डिस्क नुमा बनता है। ये केस होता है जब हम कहते हैं मार्केंशियल से इसकी तुलना करें। मार्केंशियल्स में जब बनने लगता है तो ये ऊपर की तरफ उठने लगता है, लेकिन यहाँ जो बन रहे हैं, बन तो वहीं रहे हैं ग्रोइंग पॉइंट के पास में, लेकिन एम्बेडेड कंडीशन में बन रहे हैं, ये बाहर की तरफ नहीं आ रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ तो बाहर की तरफ आ रहे हैं, मार्केंशियल्स में बाहर की तरफ आ जाते हैं,
मार्केंशियल्स में इसको MR कर देते हैं, और मोनोक्लियल्स में ये हम देखते हैं कि एम्बेडेड कंडीशन में है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें कंपैरेटिव देखना होती है कि किस तरह से क्या नज़र आता है। Sporophyte, after the fertilization the sporophyte develop involucre which may have a number of sporophyte having put and considerably elongated massive seta and a cylindrical capsule. One of the peculiar feature of the embryogenesis is a free nuclear division. ये भी बहुत important सवाल है और competition में बहुत आ जाता है जब आप तैयारी करते हैं आगे के लिए, जैसे कि स्लेट या नेट है, इनमें ये सवाल आ जाते हैं कि फ्री न्यूक्लियर डिवीजन किस पर्टिकुलर मेंबर में होता है। तो उसमें जो एक ऑप्शन होगा वहाँ पर मोनोक्लिया आपको मिल जाएगा, और अगर ऑर्डर पूछेंगे तो उसमें मोनोक्लियल्स ऑर्डर लिखा हुआ मिलेगा। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब ये है कि न्यूक्लियाई तो डिवाइड कर रहे हैं लेकिन उनमें वॉल फॉर्मेशन नहीं होती। ये नहीं होगी कि न्यूक्लियर डिवाइड किया वॉल बन गई, एक इधर आ गया एक इधर आ गया, फिर ये फिर डिवाइड किया फिर वॉल बन गई। तो इस तरह से जो सेलुलर कंडीशन है वो नहीं आती, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है। बाद में फिर जो है इसमें बॉल्स वगैरह बन जाती हैं। तो ये थोड़ा सा एडवांस करेक्टर है, जब टेरिडोफाइट हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे कि ये कंडीशन बहुत यूजुअल हो जाती है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन वाली। द डाइसेंस ऑफ द कैप्सूल टेक्स प्लेस बाय मीन्स ऑफ 2 longitudinal slits with a result the capsule initially opens like a spoon। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं बता रहा था कि जो स्लिट है वो खुल जाती है, और खुलते ही जो है वो एक हिस्सा स्पून की तरह दूसरा हिस्सा स्पून की तरह ये लगने लगता है। और कैलोब्रायल्स में इस तरह का करेक्टर थोड़ा बहुत मिलता जुलता इससे पाया जाता है। कैलोब्रायल्स आपने पढ़ा हुआ है, वहाँ पर भी हमने देखा था कि वहाँ पर जो स्प्लिटिंग है वो भी बहुत करेक्टरिस्टिक होती है। वैसे ही जो है यहाँ पर भी करेक्टरिस्टिक स्प्लिटिंग होती है और स्पून लाइक स्ट्रक्चर बनता है जब ये स्प्लिट कर जाता है। देयर इज़ ग्रेजुअल डिस्चार्ज ऑफ स्पोर्स एंड इलेटर। तो ये सब एक साथ नहीं बाहर गिरते हैं, धीरे धीरे करके ये डिस्चार्ज होता है। ये याद रखना है कि एकदम से वहाँ पे कोई ब्लास्ट नहीं हो रहा है, कोई एक्सप्लोजन नहीं हो रहा है जिससे एक साथ सब रिलीज हो जाए, बल्कि धीरे धीरे होते हैं। द इलेटर्स आर बाई स्पायरेट होते हैं। तो बाई स्पायरेट का मतलब कि इस तरह से एक स्पायरल और फिर ये दूसरा स्पायरल, और इसको फिर आप एक कवरिंग से ढक दीजिए, ये बाई स्पायरेट इलेटर हो गए। कैप्सूल वॉल 1 सेल लेयर थिक होती है जो कि मार्केंशियस का करेक्टर है, शोइंग रेटिकुलेट थिकनिंग, और कैप उसमें थिकनिंग होती है। आपने मार्केंशियल्स में इसके अलावा अब और भी कैप्सूल वॉल में थिकनिंग देखी हुई है। सच टाइप ऑफ रेटिकुलेट थिकनिंग इज टिपिकल ऑफ मोनोक्लिया। अब जो इसमें वहाँ पर थिकनिंग होती है मार्केंशियल्स वगैरह में, वहाँ पर रेटिकुलेट नहीं होती, लेकिन यहाँ पर क्या होगी, रेटिकुलेट होगी। तो रेटिकुलेट थिकनिंग होना ये अपना इसका स्पेसिफिक करेक्टर हो गया। तो नोट आप करते जाएं कि कौन से स्पेसिफिक हैं, कौन से मटेरियल्स की तरह हैं, कौन से मोनोक्लियल्स की तरह। कंपैरेटिव भी आ सकता है सवाल कि कंपेयर करिए ऑर्डर मटेरियल्स को विद मोनोक्लियल्स, या फिर ऑर्डर मार्केंशियल्स को विद मोनोक्लियल्स, या फिर आप तीनों ऑर्डर के कंपैरेटिव अकाउंट लिखिए, मार्केंशियल्स, मटेरियल्स एज वेल एज मोनोक्लियल्स। तो इस तरह से आपको सवालों को तैयार करना है। स्पोरोफाइट ये देख सकते हैं आप, ये बिना डहिस किया हुआ है। ये मोनोक्लिया गॉस्चियाई का है जो लिंडनबर्ग ने रिपोर्ट किया था। कहाँ से, कैरिबियन आइलैंड से। तो ये तो आप देख रहे हैं कि ये लगभग कैलोब्रायल्स की तरह कैप्सूल बन रहा है, जैसा वहाँ था वैसे यहाँ पर भी है। और जब ये खुल जाते हैं तो आप ये पार्ट देखिए कि ये एक चम्मच के जो ऊपर का हिस्सा होता है वैसे ही स्ट्रक्चर बन जाता है, तो इसको स्पून लाइक बोलते हैं। और पूरा का पूरा एक साथ खाली नहीं हो रहा है, जैसे हम देखते हैं कि कैप्सूल खुल गया और ये 4 वेल्व थे वो हमें खाली एकदम दिख रहे हैं और इसके अंदर का सब मटेरियल चला गया एक साथ। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पे कुछ ना कुछ लगे रहते हैं, धीरे धीरे ये गिरते रहते हैं, इलेटर और स्पोर। और ये मैसिव सीटा आप देख सकते हैं, ये वो पार्ट है जो कि इनवॉल्यूकर वाला पार्ट था और उसमें से ये एलिवेट कर गए। एक ये भी कंडीशन है जो कि डेवलपिंग कंडीशन होती है, जब ये बाहर आने वाले होते हैं तो इस तरह से ऊपर की तरफ, जैसे कि कोई ज़मीन फटती है, बीज ज़मीन को तोड़ के ऊपर निकलता है तो पहले उसी तरह ज़मीन ऊपर की तरफ फूलने लगती है, वैसे यहाँ पर भी ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ एलिवेट करता है बिफोर दिस। यहाँ पे लार्ज व्यू है कैप्सूल का, आप देखें सीटा आप मैसिव देख रहे हैं, और ये रप्चर्ड किया हुआ जो स्लिट है वो खुल गई, और यहाँ पर हमें ये स्पून सा नज़र आ रहा है बिल्कुल अच्छा सा। तो ये कैप्सूल वाला पार्ट स्पून का मुंह हो गया, ये उसका हैंडल हो गया।
और यहाँ पर आप ये सारा मास भी देख रहे हैं स्पोरिलेटर का, तो ये धीरे धीरे करके आगे की तरफ डिस्पर्स होते रहते हैं, एक साथ नहीं होते। ये भी एक इसका इम्पोर्टेंट फीचर माना जाता है। Placement of genus. The genus has been placed differently under different groups by different workers as it combines the character of Markenshields on the one hand and Metzgerals on the other hand. तो genus में भी वही प्रॉब्लम रही, genus के बेस पे ही बाद में ऑर्डर बना। Schuster as well as Campbell प्लेस्ड अलॉन्ग विद मार्केंशियल। सुस्टर ने भी पहले मार्केंशियल्स के साथ रखा था क्योंकि ऑयल बॉडी का करेक्टर ऐसा एक इंपॉर्टेंट करेक्टर था जो जल्दी वेरिएट नहीं करता है, और मटेरियल्स में ऑयल बॉडी नहीं मिलती तो शोस्टर ने इसको मार्केंशियल्स में ही रखा था। तो उन्होंने क्या किया कि इसमें यह भी था कि भाई सिंपल और ट्यूबरकुलेट जो ट्राइमॉर्फिक राइजोइड्स हैं वो भी मिल रहे थे, एंथ्रीडल रिसेप्टिकल भी मिल रहा था जैसे मार्केंशियल से मिलता है, हालांकि एलिवेटेड नहीं था। स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडिया आर्चिगोनिया हमने पढ़ा है अभी कि ये बिल्कुल मार्केंशियल्स की तरह ही होता है सेक्स ऑर्गन्स का। सिंगल लेयर कैप्सूल वॉल मार्केंशियल्स में भी होती है, यहाँ पर भी होती है, और ऑयल बॉडी भी मिलती है जो शुरू में बता रहा था। तो ये वो करेक्टर थे जो मार्केंशियल्स के बहुत क्लोज जा रहे थे। तो सोस्टर ने और कैम्बल दोनों ने इसको पहले मार्केंशियल्स में ही रखा था, लेकिन इवान साहब का व्यू जो था वो बिल्कुल अलग था। इवान्स प्लेस इट अलॉन्ग विद द एनएक्रोगाइनस। अब एनएक्रोगाइनस था तो इवान्स ने उसको महत्व दिया और जुंगरमैनियल्स के साथ डाल दिया, और मेटजीरियल्स में माना कि ये मेटजीरियल्स का ऑर्डर का एक मेंबर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें वेंट्रल स्केल्स नहीं होते, म्यूसिलेज पेपली मिल जाती है, अनडिफरेंशिएटेड थैलस होता है। आर्चिगोनिया और इलोंगेटेड सीटा ये भी जो है वो करेक्टर ऐसे थे जो कि इसके और मेटजीरियल्स के मिलते जुलते थे। मोनोक्लिया ऑल्सो शो सम एफिनिटी विद कैलोब्राइल्स। और किसमें? स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोफाइट इलोंगेटेड सीटा होता है, सिलेंड्रिकल कैप्सूल होता है, तो ये कैलोब्राइल्स में जाता है। डेhiscence टेक्स प्लेस लॉन्गिट्यूडनली फॉर्मिंग अ स्पून लाइक हेड स्ट्रक्चर, और ये अपना इसका अपना करेक्टर था। तो यही बात जो बार बार हम रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि यही वो करेक्टर हैं जो आपका आंसर जो है वो अच्छा बना देंगे कि अगर मोनोक्लियल्स पे शॉर्ट नोट आए या डिटेल आए या कुछ आए, आपको इसका जिक्र करना पड़ेगा बहुत ही सिस्टमिक वे में, और जितना अच्छा आप इसको कंपेयर कर पाएंगे उतने अच्छे आपके मार्किंग हो जाएगी। अब कभी उसको डायग्राम से भी सप्लीमेंट आप कर सकते हैं, और जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़े तो थोड़ा बहुत तो उसमें बता भी सकते हैं, छोटे छोटे डायग्राम बना के कि यहाँ पर ये पेपिली मिल रही है, यहाँ पर वेंट्रल स्केल नहीं है। तो वो तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उसके आंसर देना चाहते हैं, उसके मुताबिक आपका जो आंसर है वो अच्छा या बुरा या एवरेज हो सकता है। मोनोक्लिया फ्रॉस्ट्राई जो पहली स्पीशीज़ मिली थी उसके बारे में जानते हैं। This liverwort is always found growing in damp and very shady areas, especially on the rocks, beside streams, in dark gullies, जो बिल्कुल छोटे छोटे सकरे सकरे इलाके होते हैं जहाँ पर खूब सी ह्यूमिडिटी हो, वहाँ पर ग्रो करते हैं। और डार्क ग्रीन थैलस ये आपने देख लिया है। और अगर ये मतलब इनको अनडिस्टर्ब आप छोड़ दीजिए, डिस्टर्ब ना करें, तो ये बहुत बड़ा एरिया कवर करने की क्षमता रखते हैं। थैलस बड़े होते हैं तो एरिया भी ये बड़ा कवर कर लेते हैं। अब बात करेंगे कि फ्रॉस्टाई स्पीशीज़ जो पहली स्पीशीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ है क्योंकि जब ये खोजी गई तो फिर एक उधम समझ गया पूरी ब्रायोलॉजिस्ट के बीच में कि क्या होना है, कैसे होना है। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। तो क्या ऐसा था जो इसमें इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हुए लोग? तो उसमें जो यही बात करेंगे कि क्या इसके डिस्टिंक्ट करेक्टर थे। तो स्पीशीज़ वेरी डिस्टिंक्ट थी, डिस्टिंक्टिव स्पीशीज़ थी। क्यों? डिस्कशन इस पे बहुत ज़्यादा हुआ लोगों के बीच में, जो ब्रायोलॉजिस्ट थे उनके बीच में, तो काफ़ी मतलब ये डिस्प्यूट हो गया कि कौन क्या होना चाहिए। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इट वाज फर्स्ट कलेक्टेड बाय फॉस्टर ऑन वन ऑफ कैप्टन कुक्स एक्सपीडिशन। तो कैप्टन कुक साहब के साथ ये अपना घूम रहे थे, उस दौरान जो है इन्होंने इसको ढूंढा, और जब ढूंढा तो थैलस को लगा इन्होंने एंथोसरॉस, तब ये जानते थे, तो इन्होंने कहा कि ये एंथोसरॉस यूनी वेल्विस है। क्योंकि जो इसमें जो एम्बेडेड कंडीशन दिख रही थी इनको, जैसा कि हमने दिखाया था कि एम्बेडेड और जो इन्वॉल्यूकर था वो बन रहा था, तो इन्वॉल्यूकर एंथोसरॉस में भी होता है, इसमें भी दिख रहा था, तो इन्होंने उसको मिस आइडेंटिफाई किया एंथोसरॉस यूनी वेल्विस करके। इन 1820 इट वाज रीनेम्ड। बाद में फिर लोगों को ध्यान आया नहीं और बाकी करेक्टर तो नहीं मिल रहे हैं, तब इसका नाम दिया गया मोनोक्लिया, और क्योंकि इन्होंने खोजा था फॉस्टर साहब ने तो फॉस्ट्राई हो गया।
एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वॉज प्लेस्ड इन द ऑर्डर मार्केंशियल्स, और मार्केंशियल्स के साथ डाल दिया गया क्योंकि थैलस देखकर मार्केंशियल्स में ही पहले लोग सारे जितने भी थैलॉइड थे सब यही मानते मार्केंशियल्स के थे, बाद में इसमें बहुत डिवीजन हो गए। In 1961 it is finally placed in its own order monocleals, सुस्टर साहब ने इसको प्लेस कर दिया और एक फैमिली बना दी इसकी मोनोक्लियसी। तो ये वो थैलस था जिसमें इतने डिस्प्यूट हो रहे हैं कि कभी कुछ कभी कुछ। तो यहाँ पर वो थैलस का आप एक बार फिर से व्यू देख सकते हैं कि किस तरह का थैलस हमें देखने को मिलता है। रेयरिटी इन फर्टाइल थैलस, अब ये भी एक बहुत ही इसमें एक चमत्कारिक चीज़ है कि प्लांट तो मिल गया लेकिन फर्टाइल थैलस ढूंढने में इसमें बरसों लग गए। तो इन्वॉल्यूकर देख के तो वो पहचान गए थे कि भाई ऐसा हो सकता है कि ये एंथोसरॉस हो, तो गलत आइडेंटिफिकेशन हो गया। लेकिन बाद में जब इसमें सेक्स ऑर्गन्स दिखने लगे तब पता चला कि फिर ये एंथोसरॉस तो नहीं है, और फिर इसका नामकरण भी दोबारा किया गया। लेकिन अभी भी जो प्लांट्स मिले हैं और लोगों ने इसको ढूंढा है तो उसमें देखा है कि फर्टाइल थैलस जो हैं काफ़ी रेयर इसमें हो जाते हैं। दिस स्पीशीज इज डायोशियस, तो मेल फीमेल अलग अलग होते हैं। इट हैज़ सेपरेट मेल फीमेल प्लांट इन द बुक द लिवर वर्ल्ड ऑफ न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ये किताब एक लिखी थी ब्रायोलॉजिस्ट ने। इट सेज दैट मेल प्लांट्स आर कंपेरेटिवली रेयर, मेल प्लांट बहुत रेयर होते हैं। एंड दैट स्पोरोफाइट आर रेयरली फाउंड, और साथ साथ जो स्पोरोफाइट वाले प्लांट है जिसमें स्पोरोफाइट बना हुआ दिख जाए वो बड़े मुश्किल मिलते हैं, क्योंकि जब मेल प्लांट ही नहीं मिल रहे हैं तो बिना फर्टिलाइजेशन के फीमेल प्लांट स्पोरोफाइट नहीं बनाता है। तो जहाँ पर कहीं स्पोरोफाइट दिख गए फिर उसके आसपास लोगों ने तलाश करी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं मेल प्लांट होना चाहिए, तब जाके कुछ लोगों को मेल प्लांट्स मिले। और मेल प्लांट जो मिले तो वो देखा गया कि उनमें कंडीशन एम्बेडेड थी, और यही एम्बेडेड कंडीशन में जब ये थोड़ा सा बाहर की तरफ आते हैं अपना रिसेप्टिकल्स को छोड़ के और वहाँ से जो एंथ्रोजॉइड रिलीज़ करते हैं तब वो आगे की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे जो एलिवेशन है वो आप देखिए कि थोड़ा सा हमें उतना क्लियर नहीं दिखता जितना हमें बाकियों में दिखता है। जैसे बाकी में तो हम ये एलिवेशन देख लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ये थैलस अगर है तो एलिवेशन कितना है, सिर्फ इतना है। और ये फिर इसी की मदद से तैरते हुए जो एंथ्रोजॉइड्स हैं वो पहुंच जाते हैं। और क्योंकि पहले हमने बताया कि इसमें इसको बहुत डैम कंडीशन चाहिए होती है तो वहाँ पर ये पानी की मौजूदगी होती है, तो उसी वाटर फिल्म में तैरते हुए ये फीमेल प्लांट तक पहुँचते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मेल प्लांट नहीं है, इस वजह से इसमें स्पोरोफाइट भी हमें नहीं मिलते। फीमेल प्लांट तो मिल जाते हैं लेकिन स्पोरोफाइट वाले प्लांट नहीं मिलते बिकॉज ऑफ रेयरिटी इन दी मेल थैलस। अब ये एक बहुत अच्छा व्यू है जहाँ पर आप स्पून लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो ये स्प्लिटिंग आप देख लीजिए, और ये फाइनली यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि कितना मैसिव सीटा है। तो ये सीटा इसमें बड़ा मैसिव होता है। तो जब इसका टीएस आप करेंगे तो ये मल्टी सेलुलर कंडीशन आपको देगा, 16 से ज़्यादा इसमें सेल्स आपको मिल जाती हैं। तो जब कभी ऐसा मैसिव सीटा मिलता है तो फिर सीटा की भी हमें टीएस करनी पड़ती है। तो प्लांट में तो प्रैक्टिकल करने में तो यही है कि जितनी चीज़ें मिलती जाएंगी प्रैक्टिकल बढ़ता जाएगा, जितना कम हो मिलता जाएगा उतना प्रैक्टिकल कम हो जाएगा। अब ये प्लांट तो खैर इंडिया में मिलता ही नहीं, तो आपको मिलने की तो कोई संभावना किसी भी सूरत में नहीं है। तो ये बहरहाल ये देख लीजिए और इसको याद रखिए। स्पोरिलेटर जो फिर देखे गए जो भी बहुत कम जो इसमें स्पोरोफाइट मिले, और उसके बाद उन्हीं के यही पिक्चर जो हम आपको दिखा रहे हैं यही घूम फिर के आपको वेब पे भी मिल जाएंगी। तो मैंने बहुत तलाश करने के बाद ये सारी जो पिक्स हैं वो कलेक्ट कर पाया हूँ, क्योंकि इतना बड़ा ऑर्डर नहीं है, एक ही प्लांट है, एक ही फैमिली है। तो उसमें क्या है कि चीज़ें जल्दी मिलती नहीं है क्योंकि जो कुछ काम हुआ है बहुत कम हुआ है और वही काम आपका अवेलेबल है नेट के ऊपर। तो घूम फिर के वही चीज़ें मिलती हैं, तो इसीलिए जो है इसमें उतना ज़्यादा हम नहीं दिखा पा रहे हैं डाइवर्स टाइप का एक प्रेजेंटेशन जितना कि अमूमन ब्रायोफाइट में हमने दिखाया था। क्योंकि जो मटेरियल है ऑनलाइन या और ऑफलाइन मटेरियल वो भी बहुत कम है। तो थोड़े तो मैंने अपने नोट्स लिए जो हमने पढ़े थे एमएससी में, और फिर इसके बाद जो अभी एडवांसमेंट हुआ, क्योंकि मेरे एमएससी और आज के ज़माने में काफ़ी साल का फ़र्क हो गया, करीब 20 साल हो गए। तो 20 साल में जैसे उस वक्त गौशचाई नहीं था, अभी गौशचाई है, उस वक्त चिली नहीं जुड़ा था, अभी चिली जुड़ा हुआ है। तो जब हमने पढ़ा था तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन कम था, अभी डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा ज़्यादा है। जब हमने पढ़ा था तो एक स्पीशीज़ थी, अभी दो हैं। तो इस तरह से ये चीज़ें बढ़ती रहेंगी। जब आप भी आगे पढ़ाएंगे या आगे चल के जब आप देखेंगे 10-15 साल बाद, तो हो सकता है जो आपने आज आप पढ़ा है उसका स्टेटस बदला हुआ हो।
तो बहरहाल 22 स्पायरेट जो इस इलेटर है वो आप यहाँ देख सकते हैं। ये 2 स्पायरल आपको दिख रहे हैं, एक इस तरफ जा रहा है और एक इस तरफ जा रहा है। स्पोर नॉर्मली जैसे कि किसी भी मर्केंटाइडी सब क्लास के होते हैं वैसे ही हैं। ये इनके सेम है, जहाँ पर आप इसमें पोरेशन देख सकते हैं। ये इसमें ट्राई रेडिएट मार्क है, क्योंकि ये बताता है कि स्पोर का निर्माण टेट्राड में हुआ है। तो सेम की मदद से हमें जो इसके प्रॉक्सिमल और डिस्टल व्यू हैं वो हमें बड़े अच्छे दिख जाते हैं। ये जो जिस पे ट्राई रेडिएट दिखता है ये प्रॉक्सिमल है, जिस पे ये दिखते हैं वो डिस्टल है। तो दोनों ही व्यू यहाँ देख रहे हैं। इसका और मैग्नीफाई देखिए तो इसमें ये पोरेशन हमें दिखते हैं स्पोर्स में, और ये इलेटर का छोटा व्यू है और ये इलेटर का ये बड़ा व्यू है। तो इस तरह से स्पोरो इलेटर भी हमने यहाँ पर देख लिया है। अब एक जो इसकी लाइन ड्राइंग होती है वो कैसे बनती है, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो मेल प्लांट है उसमें ये थोड़े से एम्बेडेड जो हैं ये गोल गोल होते हैं। जैसा कि फिगर में आपने देखा था ये गोल गोल होंगे, लेकिन होंगे ग्रोइंग पॉइंट के नीचे ही। और जो एक इनडिस्टिंक्ट मिडरिब है, ये मिडरिब यहाँ बनी तो ज़रूर है, लेकिन ये ऐसी नहीं है कि आपको दिख जाए। ये ग्रूव सी होती है, उसी को हम मानते हैं। और यहाँ पे डाइकोटोमी भी ये दिखती है, तो डाइकोटोमस थैलस होता है, इसमें डाउट नहीं है। तो ये तो मेल हो गया, और इसके बाद ये फीमेल आप देख रहे हो। फीमेल में इस तरह से लंबे लंबे से दिख जाते हैं थोड़े, और इनवॉल्यूकर होता है। इनवॉल्यूकर के अंदर से फिर जब ये फर्टिलाइज हो जाती है तो ये लंबे सीटा निकलते हैं मैसिव, और इस तरह का सिलेंड्रिकल कैप्सूल आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये इसका एक इनलार्ज व्यू हमें दिख जाता है। तो लाइन ड्राइंग जो है ये कैमरा लूसिडा से बना हुआ डायग्राम है, इस वजह से आपको ऐसा अच्छा सा दिख रहा है। यहाँ पर ये इसका थोड़ा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, जहाँ पर आप थैलस देख रहे हैं, और उसके बाद फिर आप ये स्पून लाइक जो कैप्सूल बोला जा रहा है डहिस, वो बड़ा अच्छा यहाँ पर दिख रहा है। ये इसका एक पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है। और क्योंकि 2 स्लिट्स में खुल जाता है तो ये इसके 3 हिस्से बन गए, एक इधर इधर इधर। अगर तीनों आप कर दीजिए, अगर एक ही स्लिट से खुलता तो 2 ही हिस्से बनते। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, और ये हो गया। कंप्लीट जब होता है तो इस तरह से होता है। ये स्पोरिलेटर हो गए। तो सबसे करेक्टरिस्टिक जो पार्ट था वो है यहाँ पर स्पून लाइक डेहिज्ड कैप्सूल। तो ये इसका मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट है। तो इसी से हम इसके आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं। सपोज़ के प्रैक्टिकल के दौरान आपको यही फिगर मिल जाए कि इस पर आप कमेंट करें, तो फिर आपको कमेंट क्या करना पड़ेगा कि ये जो आप स्लाइड या जो भी स्पेसिमेन या जो भी आप ये कहें कि फिगर देख रहे हैं वो क्या है, ये मोनोक्लिया है। अब क्यों आपने मोनोक्लिया बताया, तो फिर उसके बाद आ जाएगा, क्योंकि इसमें डिस्टिंक्ट स्पून लाइक डेहिज्ड स्पोरोफाइट कैप्सूल हमें दिख रहे हैं, जिसकी वजह से ये मोनोक्लिया है। दूसरा जो इसका सीटा है बहुत मैसिव है। तीसरा इसमें कोई भी सेलुलर डिफरेंशिएशन हमें नहीं दिखाई पड़ रहा है। पूरा थैलस एकदम ग्रीन कारपेट की तरह कह सकते हैं, या हम कहें कि एक जेली की तरह है, वैसा दिख रहा है। मिडरिप जो है वो बहुत डिस्टिंक्ट नहीं है, वो सिर्फ ग्रूव सी दिख रही है। एक ग्रूव है, वही हम सोच सकते हैं कि मिडरिप है, और इसमें इन्वॉल्यूकर दिख रहे हैं जिसके बाहर से ये सीटा निकल रहा है। तो इतने 4-6 कमेंट तो आपके इस पर्टिकुलर एक फिगर से हो जाते हैं। तो ये जस्ट इसके लिए है कि अगर सिर्फ ये रख दिया जाए स्पॉटिंग में, और ऐसी संभावना भी है कि भाई अगर मान लीजिए कि स्थिति सुधरती नहीं है तो ऑनलाइन प्रैक्टिकल होंगे तो इसी तरह से हो पाएंगे। तो उसके हिसाब से भी इसको आप तैयार रखिएगा। और ये सारे वो रेफरेंसेस हैं जिनकी बिना हेल्प के ये तैयार नहीं हो सकता था। तो बहुत मुश्किल से ये चीज़ें मिली हैं। तो आप भी इस पे जा सकते हैं। तो मैं शेयर करूँगा ही आपके साथ में इनको। आप लिंक को क्लिक करिए, और क्लिक करने के बाद और भी डिटेल जो है वो इकट्ठा कर सकते हैं। और फिर जब आप कुछ खुद से भी इसमें पढ़ेंगे, जो मैं दे रहा हूँ वो भी पढ़ेंगे, दोनों को एक कंबाइंड वे में आप अपने नोट्स बनाते हैं। फिर हो सकता है कि कुछ परेशानियाँ आपको दिखाई पड़ें कि यहाँ पर ये है, वहाँ पर वो है। तो वो जो डाउट्स होंगे फिर वो हम क्लियर कर लेंगे, क्योंकि अभी हमको टाइम मिलेगा, प्रैक्टिकल में भी टाइम मिलता है जहाँ पर आप ये चीज़ें पूछ सकते हैं। तो ये तभी होगा जब आप थोड़ा कोशिश अपने आप से करेंगे। जैसे जैसे आप कोशिश करते जाएंगे आपका जो नॉलेज है वो बढ़ता जाएगा। और हो सकता है जो कुछ मुझे भी ना पता हो, आपकी वजह से मुझे भी पता हो जाए, क्योंकि आप पूछें तो मैं पता करूं। तो उससे मेरा भी अपना नॉलेज जो है वो बढ़ेगा। तो थोड़ी सी हेल्प जो है वो दोनों तरफ से ज़रूरी है। तो इसी के साथ में फिर जो मोनोक्लियल्स ऑर्डर था ये समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच। अब कुछ जो सवाल आपके दिमाग में उभर रहे हों तो उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं।